केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 13 रूल ऑफ बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग VSEPR। रूल क्या बोलता है? फर्स्ट कि बॉन्ड एंगल जो है सेंट्रल एटम में लोन पेयर जितने प्रेजेंट होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न होगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि लोन पेयर सेंट्रल एटम में ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो इसको फॉलो करने के लिए कुछ कंडीशन है, वो है हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए मॉलिक्यूल में, और जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं, और NBPR डोमिनेट नहीं करना चाहिए। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, NBPR डोमिनेट नहीं करना चाहिए, और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होना चाहिए, और लोन पेयर प्रेजेंट होना ही चाहिए। और थर्ड रूल क्या बोलता है कि बॉन्ड एंगल प्रोपोर्शनल टू इनवर्स 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। तो ये इसके लिए कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, NBPR डोमिनेट नहीं करना चाहिए, और सेंट्रल एटम और सेम तो होना चाहिए, शायद में उससे जुड़े हुए लोन पेयर भी सेम होना चाहिए, और लोन पेयर प्रेजेंट होना ही चाहिए। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें CH4 अमोनिया और H2O में, तो CH4 में 0 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, और H2O में 2 लोन पेयर है। तो 2 लोन पेयर होने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है जो बोलता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। हमको सीक्वेंस में सारे रूल को फॉलो करना जरूरी होता है, वरना हम कंफ्यूजन में पढ़कर पूरा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मेथेन है, OCl2 है, PS3 है और NH3 है। तो मेथेन में 0 लोन पेयर है, तो हम क्या बोलेंगे कि 0 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। और OLCl2 में 2 लोन पेयर है, तो इसमें क्या होगा कि बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं PS3, क्योंकि ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट होता है। और OLCl2 जिसमें 2 लोन पेयर है, उसमें NBPR वर्क कर लेता है, जिसके कारण ये सबसे अधिक बॉन्ड एंगल रखता है। तो हमने रूल्स में देखा था कि NBPR नहीं होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, और कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन न हो ऐसा मॉलिक्यूल हो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम बोल रहा है मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल में। लेकिन PS3 एक ड्रैगो मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एब्सेंट होता है। तो हमको सबसे पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो, NBPR डोमिनेट ना करता हो, उसके बाद ये सारे रूल लगाने हैं। और रूल लगाते समय भी उन रूल के बाकी कंडीशन को भी अप्लाई करना है। जैसे कि NX3 देखते हैं, PX3 और ASX3। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम सेकेंड रूल को लगा सकते हैं, जिसमें क्या बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा NX3 में नाइट्रोजन की है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल NX3 का होगा, फिर PX3 का होगा, फिर ASX3 का होगा। और जैसे कि NF3 और PF3 को देखें, तो इसमें क्या होगा कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा है? तो NF3 का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाँ ज़्यादा है तो है। अब देखते हैं CF4 और SiF4। CF4 और SiF4 में हम बोलेंगे कि हाँ F4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो CF4 की क्या होगी? बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, मीन्स कि ये एक परफेक्ट मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल है, तो इसमें बॉन्ड एंगल दोनों में 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और इसके पीछे सबसे मेन रीज़न है कि हमने जो भी रूल लगाए हैं वेस्पर के, उसमें लोन पेयर मस्ट प्रेजेंट था, लेकिन CF4 और SiF4 में लोन पेयर ही एब्सेंट है। तो यहाँ वो वेस्पर रूल लगा के हम नहीं चेक कर सकते हैं। जबकि इससे पहले हमने जो चेक किया था NF3 और PF3 में दोनों में एक एक लोन पेयर प्रेजेंट था, जिसके अकॉर्डिंग हमने फिर उसमें सेकेंड रूल या थर्ड रूल अप्लाई करके इसका रिजल्ट निकाला। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि हमको हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहना चाहिए और NBPR डोमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी होता है कि कहाँ पर उपयोग होगा, उससे ज़्यादा कहाँ पर नहीं उपयोग करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थर्ड रूल का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि OH2 है और OF2 है। तो इसमें सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो इस पर क्या वर्क कर रहा है कि साइड एटम में जो फ्लोरीन है OF2 में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है OH2 की H से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर साइड एटम का ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल कम होता है। इसका रीज़न क्या है?
तो हमने जैसे कि पहले भी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ चुका है कि परसेंट एस इसमें कम हो जाता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में, क्योंकि ये एस नॉन फाइल होता है। नॉन फाइल होने के कारण क्या करता है कि अपने जगह में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण परसेंट एस को घटा भी देता है, और परसेंट एस कम मतलब बॉन्ड एंगल कम। और हम एक इम्पोर्टेंट रूल देखते हैं कि डेड रूल। डेड रूल क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है और एनबीपीआर डोमिनेट नहीं कर रहा है और लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वेस्पर का डेड रूल कहलाता है। यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, तो ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि CH4 BF4 माइनस NH4 प्लस PH4 प्लस CF4 CCl4 SiCl4 SiF4 CnCl4 BH4 माइनस SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस, ये सारे के सारे sp3 होंगे और सबका बॉन्ड एंगल sp3 ही होगा, मतलब कि 109 डिग्री 28 मिनट होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि SnCl4 को देखने वाली बात है, क्योंकि SnCl4 तो बना रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसका जो SnF4 है वो sp3 न होकर के ऑक्टाहेड्रल बनाता है, वो भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें जो होता है फ्लोरीन जो होता है दो Sn मॉलिक्यूल के साथ पार्टिसिपेट करता है। इसमें के चार आपस में एक SN एटम का चार फ्लोरीन जो होता है वो दूसरे SN से भी जुड़ा रहता है, लेकिन इसके दो जो फ्लोरीन रहते हैं वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के दो एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं जो कि अनशेयर्ड रहते हैं, इसलिए ये क्वाड्रिपल स्प्लिटिंग देते हैं। लेकिन SnCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। तो क्वाड्रिपल स्प्लिटिंग कौन देता है? SnCl4 SnF4 SnCH3 थ्राइस Cl, तो SnF4 इसका आंसर होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में जाते हैं कि H2O का मॉलिक्यूल है और OF2 का मॉलिक्यूल है। तो H2O के मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ क्योंकि OF2 के साइड एटम में जो लगा हुआ है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हमने देखा है अभी जस्ट कि OF2 में F का साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंट S को अपने पास कम कर देता है, तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। लेकिन हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखें कि वहीं पर H2O का मॉलिक्यूल और OCl2 का मॉलिक्यूल को कंपैरिजन करें तो Cl भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो जाता है, यहाँ OCl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया ऐसा कि Cl2 के जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं और NBEPR कॉन्सेप्ट को ले आते हैं, और ये मेजर फैक्टर है। तो NBEPR वेस्पर के ऊपर डोमिनेट करता है और NBEPR लगने पर यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा ही होगा, ये वेस्पर के ऊपर डोमिनेट करता है। लेकिन क्या क्लोरीन से हम समझ सकते हैं कि हाँ बड़ा एटम है क्लोरीन जिसके कारण यहाँ पर NBEPR लग गया? नहीं, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कि OF2 है तो यहाँ पर F छोटा छोटा है तो यहाँ पर तो NBEPR नहीं लगेगा। OCl2 है, यहाँ पर NBEPR लगेगा क्योंकि क्लोरीन बड़ा बड़ा आइटम है। PF3 है, हाँ यहाँ पर PCl3 है तो Cl3, हाँ यहाँ तो क्लोरीन बहुत ज़्यादा है, और एक P है तो यहाँ पर तो और बड़े बड़े आइटम होने के कारण NBEPR बहुत ज़्यादा लगना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर देखने वाली बात है कि फॉस्फोरस के बड़े होने के कारण क्लोरीन जो आपस में है वो बहुत दूर दूर में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रह पाते हैं और यहाँ पर रिपल्सन नहीं लगता है। तो ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि NBEPR को हम सही तरीके से कैलकुलेट कर सकें? तो इसका मेन चीज क्या है कि सेंट्रल एटम जो है स्मॉल होना चाहिए और साइड एटम लार्ज होना चाहिए। पर हम इसका क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि सेंट्रल एटम कितना स्मॉल होना चाहिए और साइड एटम कितना लार्ज होना चाहिए? तो सेंट्रल एटम जो होता है वो सेकेंड पीरियड का होना चाहिए और लार्ज एटम जो है वो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होना चाहिए, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होना चाहिए। ये इनऑर्गेनिक के लिए हो गया। और यूनिक में वो सारे मॉलिक्यूल सारी के सारे के जो मिथाइल टाइप हों वो और उससे हैवी मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या होंगे? स्टेरियोकेमिकली
एक्टिव ग्रुप सॉरी स्टेरियोकेमिकल नहीं, स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होते ही हैं। तो एनबीपीआर कब डोमिनेट करेगा? सेंट्रल एटम स्मॉल सेकंड पीरियड का होना चाहिए और साइड एटम लार्ज बल्कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड होना चाहिए। और स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जितने होते हैं सारे के सारे स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं और ऑर्गेनिक के सारे मॉलिक्यूल ही स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं। लेकिन इतने ही कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि OCl2 जो है यहाँ पर NBPR वर्क कर रहा है लेकिन BeCl2 में नहीं कर रहा है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। और OCl2 क्या है कि अपने जो बॉन्ड एंगल होता है नॉर्मली वो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन OCl2 में 2 लोन पेयर होने के कारण ये थोड़ा कम होना चाहिए था। जैसे कि हमने देखा है H2O में वो 104 डिग्री 0.5 डिग्री होता है, तो इसका भी ऐसा ही कुछ होना था। पर इसने क्या किया कि वेस्पर का जो है VSEPR को डोमिनेट करते हुए NBPR ने इसके बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर दिया। और कितना किया? 110 डिग्री पे ले गए, ये संतुष्ट हो गया। तो ऐसे ही ये इतना ज़्यादा नहीं कर सकता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन को बीट कर दे बॉन्ड एंगल में। तो इसकी जो आवश्यकता है वो उतनी होती ही नहीं है, इसलिए ये sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क करता है और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन पे वर्क नहीं करता है। तो NBPR कब डोमिनेट करेगा? सेंट्रल एटम स्मॉल होना चाहिए सेकेंड पीरियड का, साइड एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? लार्ज, और स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में जैसे थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सारे ही होते हैं और ऑर्गेनिक में तो सारे के सारे ही स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट sp3 हाइब्रिडाइज होना ही चाहिए। हम चेक करते हैं NBPR कहाँ डोमिनेट करेगा। NH3 नहीं, यहाँ पर डोमिनेट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई थर्ड पीरियड ग्रुप तो है ही नहीं। NF3 यहाँ पर भी नहीं करेगा, CH4 यहाँ पर भी नहीं करेगा, CCl4 ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, इनइफेक्टिव NBPR है, मतलब कि यहाँ पर तो लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पर तो VSEPR वर्क ही नहीं कर रहा और NBPR भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आई है कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में वेस्पर भी रूल काम नहीं कर रहा था, NBPR भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसके सारे के सारे बल्कि मॉलिक्यूल या स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप चारों बराबर हैं, जो चारों का आपस में रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और एक दूसरे को आइडेंटिकल शेप में ही रखेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ NBPR को देखें तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। तो हम जानते हैं कि NBPR जहाँ पर वर्क करेगा वहाँ पर बॉन्ड एंगल को इंक्रीज कर देगा। अब सेकेंड है इफेक्ट ऑन माइनस आई स्ट्रेंथ। हम जैसे देखें कि OH और OCH3 में क्या होना चाहिए कि CH3 जो प्लस आई देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वर्क करेगा, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन को पहले ही माइनस आई के लिए एक साइड से तो पॉजिटिव प्लस आई दे मिल ही रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल ही रहा है, तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की क्षमता माइनस आई खींचने की कम हो जानी चाहिए दूसरे साइड से, पर ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से पहले देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो स्टेरिक इफेक्ट क्या करता है, क्योंकि एक साइड से ये एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ ही है और दूसरे साइड से भी किसी R समूह से जुड़ा है, मेथेन से तो जुड़ा है, मिथाइल से तो जुड़ा है, साथ में किसी R से जुड़ा है, तो इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण क्या होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल कब इंक्रीज होता है? जहां पर परसेंटेज ज्यादा होता है। परसेंटेज ज्यादा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या होता है? माइनस आई ज्यादा होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा होगा और वो अब ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी रखेगा। तो माइनस आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जो स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप है उसने लगाया, क्या किया कि रिपल्सन किया, रिपल्सन से बॉन्ड एंगल बढ़ा, बॉन्ड एंगल से परसेंटेज एस इनकेस हुआ, परसेंटेज से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से माइनस आई इनकेस हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑन माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SAG के। लेकिन हम देखते हैं कि NR2 और NH2
यहाँ पर भी सेम होगा, NR2 में भी ऐसा होगा, डबल R ग्रुप है, ये भी बल्कि है, सॉरी उससे जो और एक N से जो जुड़ा हुआ है वो भी बल्कि होगा, तो वो श्योरली ही ऐसा करेगा और N पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एक्स्ट्रा करके इसको माइनस आई को बढ़ा देगा। और कीटोन और एल्डिहाइड में देखें तो क्या होता है, कीटोन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एल्डिहाइड भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो हमने देखा है कि NBPR कहाँ वर्क करता है, सिर्फ sp3 पे, तो sp3 पे NBPR वर्क करेगा। तो यहाँ पर तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो अप्लाई नहीं होने पर क्या होगा कि मेथिल का जो होगा प्लस आई वर्क करेगा, मेथिल ने प्लस आई वर्क किया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड विन कर जाएगा माइनस आई में, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस आई देने वाला नहीं है, तो इसका ऑक्सीजन ज्यादा ही खींचना चाहेगा। एप्लीकेशन ऑन NBPR ऑन SIR। SIR क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस होता है कि जैसे हमने देखा कि कोई मॉलिक्यूल है वो एसाइक्लिक है, तो उसमें दो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को हमने मार्क कर रखा है कि OR2 में दो लोन पेयर है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, R2 होने के कारण 110 डिग्री हो गया, जो होना कितना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन लोन पेयर भी तो है जो ऊपर से रिपल करता, लेकिन NBPR वेस्पर के ऊपर डोमिनेट करके इसका बॉन्ड एंगल 110 डिग्री है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है एलिसाइक्लिक होने के कारण इन्होंने अपने जो बॉन्ड एंगल को बढ़ा लिया, लेकिन अगर ये साइक्लिक होता तो क्या होता कि इसमें तो ये दोनों फिक्स रहते RR ग्रुप, तो अगर यहाँ पर रिपल्सन होता तो क्या होता, ये आपस में बॉन्ड एंगल ना बढ़ाकर आपस में बैंड हो जाते, कोई ऊपर की ओर आ जाता, कोई पीछे की ओर चला जाता। इस प्रकार से यहाँ पर जो होता है बॉन्ड एंगल बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक हो सकता था, इसलिए उस वहां पर बेंडिंग हो जाता है, आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। और आउट ऑफ द प्लेन होने से क्या होगा कि अगर कहीं पर अगर कॉन्जुगेशन में होगा, जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, जो R ग्रुप है, वो अगर कहीं पर कॉन्जुगेशन में होगा तो कॉन्जुगेशन डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा उसका, क्योंकि वहां पर वो आउट ऑफ द प्लेन चला गया जिससे रेजोनेंस इनहिबिट हो गया, तो यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस आ जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑर्थो ग्रुप पे ही वर्क करता है, दोनों ग्रुप जो है स्टेरिकली एक्टिव होना चाहिए और दोनों ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे होना चाहिए, और उनमें से एक ग्रुप क्या होना चाहिए कि अंदर के रिंग से रेजोनेंस में होना चाहिए, तभी तो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस कहलाएगा, तो रेजोनेंस डिक्रीज करेगा तभी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टेरिकली इनएक्टिव ग्रुप कौन कौन से हैं, NH2, फ्लोरीन, OH, H, D, T, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, ये सारे ही क्या है स्टेरिकली इनएक्टिव हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है सबसे इम्पोर्टेंट कि NH2 क्या है, स्टेरिकली इनएक्टिव ग्रुप, लेकिन स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप कौन सा है, NO2। NO2 को तो होना नहीं चाहिए था, ये सेकेंड पीरियड का है, लेकिन ये बल्कि हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये और साइड में ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है इससे, जिसके कारण ये बल्कि हो जाता है और ये स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप बन जाता है। और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड तो सब स्टेरिकली एक्टिव होते ही हैं, मिथाइल भी एक्टिव होता है, Cl, Br, I, Sr, Sh, NR2 भी स्टेरियोकेमिकली एक्टिव होता है। जब R ही स्टेरियोकेमिकली एक्टिव ग्रुप है तो NR2 तो होना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि NH2 स्टेरियोकेमिकली इनएक्टिव ग्रुप है और NO2 स्टेरियोकेमिकली एक्टिव ग्रुप है, और पार्सली स्टेरिकली एक्टिव ग्रुप भी होता है जो कि OCH3 है, ये कहीं पर एक्टिव की तरफ भी काम करता है और दूसरी तरफ कहीं कहीं पर इनएक्टिव की तरफ भी काम करता है। अब जो SIR है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस का, ये जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो एसिडिटी और बेसिसिटी में वही कहलाता है क्या है, ऑर्थो इफेक्ट। एसिडिटी और बेसिसिटी में अगर ये इफेक्ट वर्क कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सर इफेक्ट पे कब वर्क करेगा, जब दोनों ऑर्थो पोजीशन में जुड़े हों और ऑर्थो पोजीशन में जुड़ने के बाद भी एक जो हो कॉन्जुगेशन में हो,
जैसे कि हम देखते हैं कि अगर CH3 अगर ग्रुप है तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि CH3 में एक भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। और NH2CH3, हाँ इसमें NH2 वर्क करेगा क्योंकि इसमें एक कॉन्जुगेशन में है। लेकिन अगर बीटा और पैरा पोजीशन में भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगा। तो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एब्सोल्यूट कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। हमने जो भी कैलकुलेट किया वो तो ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको सबसे पहले ड्रेगोस मॉलिक्यूल चेक करना चाहिए कि अगर ड्रेगोस मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये लीस्ट बॉन्ड एंगल बनाता है। और मोर देन वन ड्रेगो मॉलिक्यूल है तो क्या करना है, हमको इसमें वेस्पर की तरह ही लगाना है। ड्रेगो मॉलिक्यूल को अलग कर लेना है, वेस्पर की तरह रूल लगा के चेक करना है कि इसमें किस में ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, कम होगा, इसका ऑर्डर को अलग रख लेना है। फिर अब देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं मॉलिक्यूल में। अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो sp का सबसे ज्यादा क्या होगा बॉन्ड एंगल, फिर sp2, फिर sp3। इसको NBPR भी डोमिनेट नहीं कर सकता है। फिर नो हाइब्रिडाइजेशन वाला आएगा जो ड्रेगो मॉलिक्यूल हमने पहले देखा है। तो फिर हम देखते हैं कि NBPR नॉट डोमिनेट होगा अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अगर NBPR डोमिनेट नहीं कर रहा है तब तो हम sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विदाउट NBPR के लिए वेस्पर का फर्स्ट रूल जो कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, और सेकेंड रूल बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और थर्ड रूल बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम लगा के इसका हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाता है और NBPR वर्क करता है तो हम क्या करेंगे, NBPR sp3 में और NBPR विदाउट sp3 में NBPR ज़्यादा वाला ही बॉन्ड एंगल ज़्यादा रखेगा। लेकिन अगर NBPR सेम वाले भी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, देखिए ड्रेगोस में थे तो हमने ड्रेगोस में क्या किया कि बॉन्ड एंगल के फॉर्मूला जो वेस्पर के हैं रूल उसको लगा दिया ड्रेगोस को अलग करके। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर वेस्पर रूल न लगा के अगर मोर देन वन NBPR है तो हम देखेंगे अगर लोन पेयर का नंबर ज़्यादा है तो मोर रिपल्सन करेगा ही करेगा, या फिर साइज ऑफ साइड एटम देखेंगे हम जिसके मदद से NBPR हो रहा है। अगर वो बड़ा है तो NBPR ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा ही बॉन्ड एंगल आएगा, और लोन पेयर ज़्यादा होगा साइड एटम पे जो कि NBPR प्लस कर रहा है, मतलब जिसके कारण हो रहा है NBPR, तो वो भी ज़्यादा मोर रिपल्सन करवाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जब NBPR क्या होगा, सेम होगा दो मॉलिक्यूल या दो से अधिक मॉलिक्यूल में, तो लोन पेयर देख लेंगे उसमें, और या फिर साइज एटम। लेकिन मैक्सिमम NBPR सेम वाले ज़्यादा कॉन्सेप्ट वो पूछेगा नहीं, क्योंकि हम एक्यूरेट साइज का पता लगाना ये NBPR के थ्रू ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये NBPR एक ही देगा। हालांकि ड्रेगोस दो दे सकता है क्योंकि इसमें ड्रेगोस में इजी है कि वेस्पर थ्योरी लगा लें हम। तो सबसे मेन क्या है ना, वेद सर से हमको देखना है कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है, उसमें भी sp का सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3, फिर नॉन ड्रेगो आएगा। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, NBPR डोमिनेट, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो NBPR वर्क कर रहा है वो कॉन्सेप्ट जिसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, और जहाँ पर NBPR नहीं है तो वेस्पर जहाँ पर वर्क कर रहा है वो कॉन्सेप्ट। और अगर NBPR वेस्पर दोनों वर्क नहीं कर रहा है और लोन पेयर नहीं है तो हम तो जानते ही हैं कि इसमें क्या होगा कि ऑल बॉन्ड एंगल सेम होगा। थैंक यू। अब हम अगले कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में देखेंगे।